हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सब लोगों का रिसोर्स यूपीपीएससी में। ये हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का टेस्ट पेपर है। ये बाइलिंगुअल है और आप देख सकते हैं ये परफेक्शन आईएएस है, इन्होंने निकाला है ये टेस्ट पेपर। और ये बीपीएससी का है, ठीक है, पीटी बीपीएससी का है पेपर। और ये टेस्ट नंबर हमारा सेकंड है। फर्स्ट हमने देख लिया, करंट का भी देख लिया है। तो हमारे कुछ फर्स्ट पेपर में एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चन बच गए थे, तो इस पेपर के पहले उनको सॉल्व कर लेते हैं, इसके बाद में फिर इसको सॉल्व करते हैं। ओके, देखिए कल हमने 130 तक के क्वेश्चन देख लिए थे, तो हमारे रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन कुछ बचे हुए थे, तो हम इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। इसी के साथ में फिर हम जो भी हमने मॉडर्न हिस्ट्री के टेस्ट पेपर सेकंड देखा उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट, एकात्म रथों को पंच पांडव रथों के नाम से जाना जाता है। सेकेंड, अर्जुन रथ में शिव, विष्णु, मिथुन और द्वारपाल की कलात्मक रूप से नक्काशीदार मूर्तियां हैं। थर्ड, धर्मराज रथ 3 मंजिला विमान और एक वर्गाकार आधार के साथ है। एंड 4, भीम रथ योजना में आयताकार है और इसमें हरिहर ब्रह्मा, विष्णु स्कंद, अर्धनारीश्वर और गंगाधर के रूप में शिव की सुंदर मूर्तियाँ। तो उपरोक्त विशेषताएं संदर्भित करती हैं। अब ये जो इतनी सारी बातें कही गई हैं, तो इसके लिए समझो कितने क्वेश्चन बन सकते हैं ना। एक क्वेश्चन में भी 4 से 5 क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं। ऑप्शन ए, तंजावुर बड़ा मंदिर, बी, तट मंदिर महाबलीपुरम, सी, कैलाशनाथ मंदिर एलोरा, एंड डी, वरदराज मंदिर कांचीपुरम, ठीक है। तो ये जो इतनी फैक्ट बताए गए हैं, क्या इनमें से कोई मैच करता है क्या, तो ये पूछ रहे हैं 131 नंबर क्वेश्चन में कि क्या इनमें से क्या मैच करेगा, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे तो बी ऑप्शन हो जाएगा आपका, तट मंदिर महाबलीपुरम। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको चाहो तो शॉर्ट्स नोट्स में बना सकते हो। मैंने पहले भी बताया था कि इसके नोट्स बहुत अच्छे हैं। सॉरी, नोट्स नहीं, जो इसके क्वेश्चन फॉर्म किए गए हैं वो बहुत फैक्ट के हिसाब से बहुत अच्छे हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट, राया गोपुरम, बी, कल्याण मंडपम, सी, अखंड स्तंभ, एंड 4, शिखर। उपरोक्त में से कौन सी विजयनगर वास्तुकला की विशेषताएं हैं। अब ऑप्शन दिया गया आपका केवल फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, बी केवल सेकंड, थर्ड और फोर्थ, सी केवल फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, या डी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ठीक है। 4 ऑप्शन ऑब्वियसली होते हैं। तो क्वेश्चन हमारा 132 नंबर है। तो बात करें अगर यहाँ पर हम, तो ये कह रहे हैं आपका कि फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, विच मीन्स कि ए ऑप्शन आपका सही है। 4 आपका शिखर यहाँ पर नहीं मैच कर रहा, ठीक है। नेक्स्ट कि चराईदेव मैदान किस साम्राज्य से संबंधित है। ऑप्शन ए, अहोम साम्राज्य, बी, खिलजी राजवंश, सी, विजयनगर साम्राज्य, या डी, मुगल साम्राज्य। तो बात करें अगर यहाँ पर हम चराईदेव मैदान की, तो ये असम में ताई अहोम समुदाय की दिवंगत मध्ययुगीन 13वीं से 19वीं शताब्दी सी टीले पर दफनाने की परंपरा का प्रतिनिधित्व करता है। और अहोमों ने दिवंगत परिवार के सदस्यों को चराईदेव में रखना पसंद किया था। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, अहोम साम्राज्य, ठीक है। चलें, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विभाग फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित किया गया था। ऑप्शन ए, दीवाने बंदगान, बी, सेकंड दीवाने अर्ज, थर्ड दीवाने खैरात, एंड 4 दीवाने इश्तियाक। फिलहाल इन्होंने पूछा फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित, तो नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनना है। कोड हमारे ये दिए गए हैं। आंसर की बात करें तो कह रहे हैं कि सी, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, ठीक है। फर्स्ट दीवाने बंदगान, बी दीवाने अर्ज, एंड थर्ड है आपका दीवाने खैरात। फोर्थ नंबर आपका दीवाने इश्तियाक इसमें सही नहीं है। दीवाने इश्तियाक जो है वो पेंशन विभाग की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने ही किया था। सॉरी, 4 होगा, थर्ड यहाँ पर फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ है, सेकेंड आपका दीवाने अर्ज यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसे भी साथ में देखते चलो, मे बी कि अगर कोई मिस्टेक से क्वेश्चन छूट गए होंगे। आदि पर्वन इज द फर्स्ट सेक्शन ऑफ, ठीक है। ये इस तरीके से आप देखते जाएं, जब वीडियो आप देखें तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फिर एक लंबा चौड़ा एक तरीके से वो दिया गया है स्टेटमेंट। उनका नाम कह रहे, पहले बात तो निम्नलिखित अनुच्छेद पर विचार करें। उनका नाम फरीद रखा गया। वह अपनी योग्यता और कार्यकुशलता से भारत में अफगानों के सरदार के रूप में उभरे। व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए उन्होंने व्यापार शुल्क को सरल बनाया। केवल प्रवेश बिंदु और बिक्री बिंदु पर कर एकत्र किया। उनकी मुद्रा प्रणाली पूरे मुगल काल तक जारी रही और अंग्रेजों के अधीन सिक्के का आधार बन गई। उन्होंने पुरानी सड़कों की मरम्मत और नई सड़कें बनाकर एक मजबूत राजमार्ग की व्यवस्था की, ये मतलब व्यवस्था बनाए रखा। फिर उपरोक्त अनुच्छेद निम्नलिखित में से किस शासक को संदर्भित करता है। ऑप्शन ए, बाबर, बी, अकबर, सी, शेरशाह, या डी, शाहजहां, ठीक है। 135 नंबर क्वेश्चन है। तो आपका यहाँ पर कह रहे हैं कि सी आपका है शेरशाह, ठीक है। जो ये फैक्ट दिए गए हैं, एक स्टेटमेंट है, तो ये काम शेरशाह ने किए।
अब इन्हीं स्टेटमेंट से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इस तरीके से आपको 135 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित यात्रियों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट निकालाओ मनुची, सेकंड बर्नियर, थर्ड टेवर्नियर, फोर मैंडेस्लो एंड फिफ्थ है पीटर मुंडी। शाहजहां के शासनकाल के दौरान किस यात्री ने भारत का दौरा किया था? अब ये आपके 4 ऑप्शन दिए गए A, B, C और D। ये 5 आपको नाम दिए गए तो बताना है 136 में। तो कह रहे हैं कि डी ऑप्शन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, यानी कि सभी ने शाहजहां मुगल साम्राज्य में एक प्रतिष्ठित व्यक्तित्व थे। उन्होंने 30 वर्षों तक शासन किया। उनके शासनकाल के दौरान राजा के लिए प्रसिद्ध मयूर सिंहासन बनाया गया था। शाहजहां अपने शासनकाल के दौरान निर्मित कुछ असाधारण वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध थे। वास्तुकला शैली और डिजाइन नवीन और जटिल है, जो भारत की इस्लाम संस्कृति के अध्ययन के लिए एक महान विषय के रूप में काम करते हैं। महान का तो पता नहीं है, पर यह है कि हाँ शैलियाँ कई सारी भारत में आई, वो अच्छी बात है। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि मनसबदारी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट, यह नागरिक और सैन्य प्रशासन का आधार था। सेकंड, कुलीन मनसबदार होते थे जिन्हें अपने पद के अनुसार भुगतान के रूप में जागीर या भूमि अनुदान प्राप्त होता था। थर्ड, मनसबदार का पद वंशानुगत होता था। तो उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है? अब ऑप्शन ए दिया गया केवल फर्स्ट और सेकंड, बी केवल फर्स्ट, सी केवल सेकंड और थर्ड, या डी केवल थर्ड। तो यहाँ पर हमें बताना कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है। तो 137 का फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि फर्स्ट और सेकंड आपका थर्ड मतलब सत्य है। थर्ड आपका कह रहे हैं कि मनसबदार का पद वंशानुगत होता था, तो ये आपका यहाँ पर गलत है, क्योंकि मनसबदार का जो वेतन या नगद में तय किया गया था, लेकिन उसे जागीर एक संपत्ति के रूप में या नियमित हस्तांतरण के अधीन था। मनसबदार का पद वंशानुगत नहीं था और मनसबदार की मृत्यु के तुरंत बाद जागीर राज्य द्वारा पुनः प्राप्त कर ली जाती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट, कथन ए है जागीरदारी प्रणाली मराठों द्वारा शुरू की गई थी। कारण आर कह रहे वेतन का भुगतान नगद या जागीर के असाइनमेंट के माध्यम से किया जाता था। तो नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर बताना है। अब आपके कोड वही होते हैं एज यूजुअल, है ना। तो हम बात करें अगर आंसर की 138 में, तो बी ऑप्शन कह रहे हैं कि ए गलत है लेकिन आर सही है। जागीरदारी राज्य के प्रति उनकी सेवाओं के लिए रईसों को एक विशेष क्षेत्र का राजस्व आवंटित करने की प्रणाली थी। मुगलों के अधीन निर्दिष्ट क्षेत्रों को जागीर और उनके धारकों को जागीरदार कहा जाता था। ये कह रहे जागीरदारी प्रणाली मराठों द्वारा शुरू की थी, ये मुगलों द्वारा शुरू की गई थी। ठीक है, तो चलें आगे बढ़ते हैं। देखो डिफरेंस समझना, जागीरदारी प्रणाली मनसबदारी प्रणाली का एक अभिन्न अंग थी जो अकबर के अधीन विकसित हुई थी, है ना। तो इस तरीके से इस चीज़ को समझने की कोशिश करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन इतिहास की अवधि के दौरान कानी, करणमयी और मिताची शब्दों का उल्लेख किस संदर्भ में किया जाता है? ऑप्शन ए ग्राम अधिकारी, बी भूमि अधिकार, सी बुनाई समुदाय, या डी श्रद्धांजलि और प्रस्तुतियाँ। तो बात करें अगर यहाँ पर हम, तो बी ऑप्शन आपका कह रहे हैं कि भूमि सुधार। प्राचीन इतिहास की अवधि के दौरान कानी, करणमयी और मिताची शब्दों का उल्लेख जो कि जिस संदर्भ में किया जाता है वो होता है आपका भूमि अधिकार। ठीक है, नेक्स्ट में कि मुगल वास्तुकला के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट, जहांगीर के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला अपने चरम पर पहुंच गई थी। सेकंड, औरंगजेब के शासनकाल में लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण हुआ। थर्ड है आपका, थर्ड कह रहे हैं कि प्रारंभिक मुगल शासकों द्वारा अपनी इमारतों के निर्माण के लिए लाल पत्थर का उपयोग किया जाता। तो इनमें से कितने कथन सत्य हैं? अब ये 3 कथन कहा है इन्होंने, तो हमें ये बताना है आंसर में कि कितने कथन इसमें से सत्य होंगे। ठीक है, चलो देखते हैं कि 140 में कितने कथन सत्य हैं। देखो ये कह रहे हैं कि बी ऑप्शन यानी कि केवल 2 कथन सत्य। अब मैंने आपको कई बार बताया कि यूपीएससी इस तरीके के जो ये आंसर है फॉर्म करती है। अब इसमें आप ये नहीं कह सकते कि केवल 2 में सेकंड और थर्ड या फर्स्ट और सेकंड, है ना। तो इसलिए इसको जरूर डिटेल से पढ़ा करिए कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। कथन फर्स्ट हमारा गलत है। ठीक है, कथन फर्स्ट हमारा गलत है। कह रहे हैं कि शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला अपने चरम पर पहुंच गई थी। तो शाहजहां और जहांगीर में मतलब कि कंफ्यूज मत होइएगा, है ना। एंड सेकेंड और थर्ड आपका यहाँ पर सत्य है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए एक क्वेश्चन भी आप फिलहाल देखते चलिए जो हमने स्टेटमेंट का हिंदी में देखा है। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके आप देखते चलिए। चलो आगे बढ़ते हैं फिलहाल। नेक्स्ट क्वेश्चन करें कि वे दिल्ली सल्तनत के पहले शासक थे जिन्होंने यह विचार रखा कि राज्य शासितों के उदार समर्थन पर आधारित होना चाहिए, और चूंकि भारत में अधिकांश लोग हिंदू थे इसलिए भारत का राज्य वास्तव में इस्लामी नहीं हो सकता। उपरोक्त अनुच्छेद निम्नलिखित में से किस शासक को संदर्भित करते हैं? ऑप्शन ए है इल्तुतमिश, बी जलालुद्दीन खिलजी, सी बलबन एंड डी गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है,
चलो, किसी को तो समझ में आया कि धर्म के हिसाब से राज्य नहीं हो सकता है ना, लोग आपस में मिल के रहने चाहिए। तो आंसर की बात करें तो बी कह रहे हैं जलालुद्दीन खिलजी। ओके, जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की नींव रखी थी। वह 70 वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठे थे। उन्होंने बलबन के शासन के कुछ कठोर पहलुओं को कम करने का प्रयास किया। वह दिल्ली सल्तनत के पहले शासक थे जिन्होंने ये विचार रखा जो हमने अभी बात करी। ठीक है, तो इस तरीके से बी ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट है, फिलहाल के मुगल प्रशासन में पटवारी किसको संदर्भित करता है? ऑप्शन है गाँव का मुखिया, बी भूमि पर लगाया जाने वाला कर, सी राजा द्वारा प्रदान किया गया अनुदान, एंड डी ग्राम रिकॉर्ड रखने वाला। ठीक है, तो 142 में आंसर की बात करें तो डी ऑप्शन है ग्राम रिकॉर्ड रखने वाला। नेक्स्ट है, चरक संहिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट, सूत्र औषधि विज्ञान भोजन कुछ बीमारियों और उनके उपचार से संबंधित है। सेकंड, विमान परीक्षण पोषण और पैथोलॉजी से संबंधित है। थर्ड, शरीर रचना विज्ञान भ्रूण विज्ञान और दर्शन शास्त्र से संबंधित है। एंड फोर, काल्पा फार्मेसी से संबंधित है। उपरोक्त में से कितने कथन सत्य हैं? ठीक है, तो ऑप्शन आपको पता ही है किस तरीके से बनाए गए हैं। तो डी ऑप्शन कह रहे हैं सभी चार, विच मीन्स कि सभी के सभी जो ये चार ऑप्शन दिए गए ये सही है। तो आपके चार एक तरीके से क्वेश्चन तैयार हो गए। नेक्स्ट कह रहे हैं आपका, ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया कि निम्नलिखित परवर्ती मुगल राजाओं पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट है फर्रुखसियार, अहमद शाह, थर्ड है आलमगीर द्वितीय, एंड फोर है शाह आलम द्वितीय। उपर्युक्त नियमों का निम्नलिखित में से कौन सा कालक्रम सही है, यानी कि इनमें से कौन सा क्रम सही है। 144 नंबर क्वेश्चन है हमारा। तो अगर बात करें यहाँ पर हम आंसर की 144 में, तो डी ऑप्शन कह रही है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, विच मीन्स कि आपके चारों के चारों इस तरीके से सुमिलित हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट, टिकुली पेंटिंग बिहार, बी कांगड़ा चित्रकला असम, एंड थर्ड है थांगका पेंटिंग सिक्किम। उपरोक्त में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? अब ये चार युग्म दिए गए हैं, ऑप्शन ए, बी, सी और डी। आंसर की बात करें तो कह रहे हैं ऑप्शन ए आपका सही है, केवल फर्स्ट और थर्ड। सेकेंड आपका कांगड़ा चित्रकला की जो बात हो रही है, तो जो ये कांगड़ा पेंटिंग या कांगड़ा की चित्रकला है, तो ये आपका हिमाचल प्रदेश के नाम पर रखा गया और ये 18वीं शताब्दी के मध्य में बसोहली चित्रकला शैली के लुप्त होने के साथ प्रचलित हुआ था। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मीमांसा दर्शन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट, वेद शाश्वत है और उनमें समस्त ज्ञान समाहित है। सेकंड, मीमांसा में न्याय वैशेषिक प्रणाली शामिल है। थर्ड, यह वैध ज्ञान की अवधारणा पर जोर देता है। तो उपरोक्त में से कितने कथन सत्य हैं? ठीक है, ऑप्शन ए केवल एक कथन, बी केवल दो कथन, सी सभी तीन कथन, एंड डी कोई नहीं। ठीक है, 146 नंबर क्वेश्चन है, तो सी ऑप्शन कह रहे हैं कि सभी तीन कथन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कि सिकंदर लोदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर कह रहे हैं उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है। अब ये आपके सिकंदर लोदी के बारे में ऑप्शन दिए गए। ए, उन्होंने लोदी वंश की स्थापना की। सेकेंड, विद्वानों को संरक्षण मिलने के कारण उसका दरबार विद्या का केंद्र बन गया। थर्ड, वह ललित कला और संगीत के महान संरक्षक थे। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है हमें यहाँ पर बताना है। तो बी ऑप्शन कह रहे हैं कि आपका केवल सेकेंड और थर्ड। देखो, पहली बात तो ये याद रखना, सिकंदर लोदी के नाम पे बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है। लोदी राजवंश की जो स्थापना की है वो बेलोर लोदी ने 1451 से 1489 द्वारा की। ठीक है, जिनके शासन काल में सरकी साम्राज्य बंगाल की विजय देखी और 1445 ईस्वी में शाह आलम गद्दी पर बैठा और सुल्तान बन गया। ठीक है, कथन सेकंड सत्य है एंड आपका थर्ड भी सत्य है। फर्स्ट आपका ऑप्शन यहाँ पर इसलिए गलत हो जाता है। ठीक है, ये ऑप्शन आप देखते चलिए क्वेश्चन को। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि रामानुजाचार्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, वह वैष्णववाद संप्रदाय के संस्थापक थे। सेकंड, उन्होंने भक्ति और आध्यात्मिक मुक्ति के महत्व पर जोर दिया। थर्ड, श्री भाष्यम और गीता भाष्यम उनके कुछ महत्वपूर्ण साहित्यिक कार्यों में से थे। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, अब ये चार कथन दिए गए हैं 148 में। ए फर्स्ट और सेकंड, बी सेकंड और थर्ड, सी केवल थर्ड, या डी फर्स्ट सेकंड और थर्ड। तो बात करें तो बी कह रहे हैं आपका कि सेकंड और थर्ड सही है, यानी कि फर्स्ट आपका यहाँ पर गलत है। वैष्णव आचार्य नाथ मुनि श्री वैष्णव संप्रदाय के संस्थापक थे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुकला की तुगलक शैली की विशेषता है। ऑप्शन फर्स्ट है, पत्थर का मलबा मुख्य निर्माण सामग्री है और दीवारों पर अधिकतर प्लास्टर किया जाता है। सेकंड, दृश्य गर्दन के साथ एक नुकीले गुंबद का उद्भव पूर्ववर्ती शैली के दबे हुए गुंबद के विपरीत है। तो नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही कथन चुनना है हमें। ये हमारे कथन दिए गए हैं। आंसर की बात करें तो सी ऑप्शन आपका सही है कि फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सत्य हैं।
नेक्स्ट है कि गुप्त युग में समाज के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही। ऑप्शन ए, महिलाओं की समग्र स्थिति में गिरावट जारी थी। सेकंड, सती प्रथा प्रचलित थी। तो नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करना। ठीक है, कोड हमारे एज यूजुअल वही दिए गए हैं, लेकिन क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सी कह रहे हैं कि फर्स्ट और सेकंड दोनों ही आपके सही हैं। गुप्त युग में महिलाओं की स्थिति में कुछ पहलुओं में सुधार हुआ, हालांकि महिलाओं की सामान्य स्थिति में गिरावट जारी रही। सिक्कों और मुहरों पर शाही महिलाओं को देखा जा सकता है। शूद्रों की तरह महिलाओं को भी रामायण, महाभारत और पुराण सुनने की अनुमति थी। महिलाएं भी अपने पति के साथ अनुष्ठान में भाग ले सकती थी। प्रभावती गुप्ता जैसी रानियों का उल्लेख है जो राजनीतिक शक्तियों का प्रयोग करती थी। ठीक है, तो ये जो बचे हुए क्वेश्चन थे ये हमने देख लिए। अब हम अपना टेस्ट नंबर सेकंड देखते हैं। ये हमारे टेस्ट नंबर सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नीचे उल्लिखित घटनाओं का सही कालानुक्रमिक क्रम है। ऑप्शन फर्स्ट, वेवेल योजना। सेकंड, माउंटबेटन योजना। थर्ड, कैबिनेट मिशन योजना। एंड फोर्थ, शिमला सम्मेलन। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करना। तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन का आंसर बताना है कि कौन सी पहले। तो देखो, सबसे फर्स्ट आ जाएगी आपकी वेवेल योजना। अब फर्स्ट ऑप्शन आपका एक ही में दिया गया है। ठीक है, ये 14 जून 1945 को लॉर्ड वेवेल ने ब्रिटिश सरकार के प्रस्तावों को भारत की जनता के सामने प्रसारित किया, जिसे वेवेल योजना के नाम से जानते हैं। नॉर्मली ये सब लोग जानते हैं कि 1945 में ही आई थी। मंथ आप भूल सकते हैं, पर 1945 सन तो नहीं किसी को भूला होगा। शिमला जो सम्मेलन होता है ये भी आपका 1945 में ही होता है, लेकिन वेवेल योजना 14 जून को होती है और शिमला समझौता जो होता है या शिमला सम्मेलन जो होता है वो आपका 25 जून का होता है। तो महीने में डेट का फ़र्क है, महीना सेम है और साल भी सेम है। ठीक है, ईयर आपका सेम है। तो ये आपका हो जाता है फर्स्ट वेवेल योजना। सेकंड नंबर पे आपका आएगा ये फोर्थ शिमला सम्मेलन। ठीक है, तो फर्स्ट और फोर्थ तो यही ऑप्शन है, लेकिन देख लेते हैं इसके बाद में ये जो आपका शिमला सम्मेलन होती है, इस पर चर्चा करने के लिए महात्मा गांधी और जो मोहम्मद जिन्ना सहित 21 राजनीतिक नेताओं को आमंत्रित किया जाता है। ये सम्मेलन शिमला में होता है, इसलिए इसको शिमला सम्मेलन के नाम से जानते हैं। फिर आपका 1946 में आता है कैबिनेट मिशन योजना, है ना। तो यह एक व्यापक योजना प्रस्तुत करता था जिसका उद्देश्य कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच राजनीतिक गतिरोध को हल करना था और जिससे भारत में सत्ता के सुचारू हस्तांतरण मतलब बंटवारा का मार्ग प्रशस्त हुआ। इसके बाद में आपका होता है माउंटबेटन। ये भी जून के महीने में होता है, लेकिन ये 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन भारत के जो अंतिम महाराजा थे ने एक योजना प्रस्तावित की, जिसमें प्रांतों को स्वतंत्र उत्तराधिकारी राज्य घोषित किया जाएगा। उन्हें यह चुनने का अधिकार होगा कि उन्हें संविधान सभा में शामिल होना या नहीं होना। तो इस तरीके से ये कह रहे हैं कि आपका सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट आपका वेवेल योजना 14 जून 1945। ठीक है, सेकेंड आपका शिमला समझौता 25 जून 1945। थर्ड आपका आता है कैबिनेट मिशन, ये भी आपका जून में ही होता है, लेकिन ये 1947। और फिर आपका होता है माउंटबेटन योजना। ठीक है, ये आपका 1947 में ही होता है। सॉरी, कैबिनेट मिशन आपका 1946 में और 1947 में आपका ये। तो यहाँ पे थोड़ा सा मंथ का हेर फेर है, वो ध्यान रखना, क्योंकि मैं इन चारों योजना में काफ़ी बार कंफ्यूज हुई हूँ। आई होप कि आप में से बहुत सारे लोग नहीं होते होंगे। अगर होते हैं तो इसको इस तरीके से समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, अन्य कोई नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा तो आप फंसेंगे नहीं। चलिए नेक्स्ट कह रहे हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से कौन से वार्षिक सत्र दादा भाई नौरोजी से संबंधित है। ऑप्शन है बम्बई, सेकंड मद्रास, थर्ड कलकत्ता एंड फोर्थ लाहौर। नीचे दिए गए कोड से हमें सही उत्तर चुनना है। दादा भाई नौरोजी की बात हो रही है तो थर्ड और फोर्थ आपका बोल रहे हैं, यानी कि डी ऑप्शन, थर्ड और फोर्थ, विच मीन्स कि कलकत्ता और लाहौर। दादा भाई नौरोजी ने 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। 1886 में कलकत्ता और 1893 में लाहौर सत्र और 1906 में फिर से कलकत्ता सत्र। ठीक है, उन्होंने भारतीय राजनीतिक, सामाजिक और साहित्यिक विषयों पर विचार रखने के लिए 1865 में लंदन इंडिया सोसाइटी की स्थापना भी की थी। तो इस तरीके से आपका ये आंसर सही हो जाता है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट लखनऊ समझौता, सेकंड स्वराज पार्टी का गठन, थर्ड जलियांवाला बाग नरसंहार। ठीक है, एंड फोर्थ है बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु। तो ये घटनाएं कब कब घटी थी ये बताना। ये इस तरीके से तो बीपीएससी और यूपीपीसीएस में बहुत आते हैं, मतलब यूपीपीसीएस का तो ये फेवरेट एरिया है, वो इस तरीके से पूछता ही है। लखनऊ समझौता बहुत मतलब सिंपल है। देखिए, आप कोई मत याद हो आपको, अगर आपको 2 चीज़ें याद है तो कुछ कुछ आप आइडिया लगा ले जाओगे। सबसे पहले ये आपका मंथ अगर छोड़ दे तो ये आपको 1916 में होता है, जो ये घटना घटित होती है। ये आपकी 1919 में होती है, 13 अप्रैल, है ना, नॉर्मली सबको याद है। तो फर्स्ट और फोर्थ आपको कहाँ मिल रहे हैं, सॉरी फर्स्ट और थर्ड आपको कहाँ मिल रहे हैं। इसमें फर्स्ट तो है लेकिन सेकंड आ गया, इसमें फर्स्ट तो है लेकिन फोर्थ आ गया। अब इसी में फर्स्ट और थर्ड आ रहे हैं, तो आप ऐसे यहाँ पर गेस कर सकते हैं।
एंड फोर्थ नंबर होता है बाल गंगाधर तिलक जी की मृत्यु जो होती है वो बॉम्बे में हृदय गति रुकने से 1920 में होती है ना। तो 1919 के बाद 1920 में ये हो जाएगा। तो 3 आपको नॉर्मली मिल गए, 3 ऑप्शन मिल गए, आंसर तो आपका निकल आया। लेकिन इसको भी देख लीजिए, स्वराज पार्टी का जो गठन होता है तो 1922 में जो कांग्रेस का गया अधिवेशन के बाद जनवरी 1923 में चित्तरंजन दास, जिसे हम लोग CR दास कहते हैं, और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। ठीक है, तो जो स्वराज पार्टी का गठन होता है वो 1923 कह सकते हैं नॉर्मली, क्योंकि 1922 के गया अधिवेशन के बाद ही ये होता है। तो इस तरीके से फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ और सेकेंड। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट, वायसराय लॉर्ड इरविन ने अगस्त 1940 में अगस्त प्रस्ताव लाए। सेकेंड, अगस्त प्रस्ताव का तत्काल प्रस्ताव भारत को डोमिनियन स्टेटस देना था। तो उपरोक्त में से कौन सा से कथन सत्य है। ठीक है, तो 8 अगस्त 1940 को भारत के वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने ब्रिटिश संसद की ओर से एक बयान दिया, जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। भारत के लिए उद्देश्य के रूप में प्रस्तावित डोमिनियन स्टेटस का जो वादा किया गया कि युद्ध के बाद भारत के संवैधानिक भविष्य को निर्धारित करने के लिए एक संविधान सभा की स्थापना की जाएगी। इस चेतावनी के साथ कि भविष्य में ऐसी कोई सरकार प्रणाली स्थापित नहीं की जाएगी जिससे अल्पसंख्यक राजनीतिक और धार्मिक समूहों का समर्थन ना हो। तो आपको पता है ये चीज़ें हुई थी। आंसर की बात करें 4 में, तो डी कह रहे हैं कि उपरोक्त में से कोई भी सत्य नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये लॉर्ड इरविन द्वारा नहीं लाया गया था, ये लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा लाया गया था। और दूसरा कि जो अगस्त प्रस्ताव का तत्काल प्रभाव होना था वो भारत को डोमिनियन स्टेटस देना था। तो डोमिनियन तुरंत नहीं देना था, युद्ध के बाद वो लोग बोल रहे थे कि हम देंगे, है ना। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट, प्रथम विश्व युद्ध। सेकेंड, भारत सरकार अधिनियम 1919। थर्ड, रॉलेट एक्ट। फोर्थ, भारत रक्षा अधिनियम 1915 एंड फिफ्थ, गदर विद्रोह। उपरोक्त में से किसने भारतीय होम रूल आंदोलन के उद्भव में योगदान दिया। ठीक है, तो ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। बी सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। सी फर्स्ट, फोर्थ और फिफ्थ। एंड डी केवल फर्स्ट और फोर्थ। तो ये यहाँ पर पूछ रहे कि भारतीय होम रूल जो आंदोलन चला था, है ना। देखो, होम रूल में जिन तत्वों ने, मतलब जिन चीज़ों ने किया था, भारतीय होम रूल आंदोलन चल रहे विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि के बीच शुरू हुआ था। ठीक है, 1909 का भारत सरकार अधिनियम भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं की मांगों को पूरा करने में विफल रहा था। 1909 का, 1919 का नहीं। ठीक है, 1909 का हो जाएगा। दूसरी बात है कि गदर विद्रोह और उसके दमन से ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ आक्रोश का माहौल हो ही गया था। 1915 के भारत रक्षा अधिनियम जैसी युद्धकालीन नीतियों जिन्हें दमनकारी प्रतिबंधों के रूप में माना जाता है, उन्होंने भी भारतीय होम रूल की नींव रखी। तो सी ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, फोर्थ और फिफ्थ। फर्स्ट, फोर्थ और फिफ्थ। ठीक है, ये और ये नहीं होगा। 1909 नहीं होगा, 1919 नहीं होगा, 1909 होगा। कि हाँ, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने इंडियन इंडिपेंडेंस समर 1857 लिखी। ऑप्शन ए है आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल। बी वी.डी. सावरकर। सी एनी बेसेंट एंड डी CR दास। आंसर की बात करें आपके 6 नंबर क्वेश्चन पे हैं हम लोग। तो 1857 की क्रांति ने ब्रिटिश शासन की नींव हिला डाली, ये सभी लोग जानते हैं, है ना। सावरकर ने समसामयिक दस्तावेजों और रिपोर्टों पर आधारित मराठी भाषा में 550 पृष्ठ की एक पुस्तक लिखी, जिसका शीर्षक भारतीय स्वतंत्रता समर 1857 था। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा, वी.डी. सावरकर जी। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट, गांधी जी ने क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों को एक असफल बैंक पर आधारित पोस्ट डेटेड चेक कहा था। ठीक है, एंड कथन कह रहे हैं यहाँ पर कि मिशन ने द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद भारत को डोमिनियन स्टेटस देने का वादा किया था। ये वही बात है जो अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है। ठीक है, कि ये जो लिनलिथगो जी ये प्रस्ताव लाए थे, है ना, तो उसी का ये क्वेश्चन बनाया गया है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं फिलहाल, वही ऑप्शन एज यूजुअल है कि ए दोनों कथन सत्य हैं और कथन सेकंड कथन फर्स्ट का सही व्याख्या है। बी कथन फर्स्ट सत्य है लेकिन कथन सेकंड गलत है यानी असत्य है। सी दोनों कथन सही हैं लेकिन कथन सेकंड कथन फर्स्ट की सही व्याख्या नहीं करता। एंड डी फर्स्ट कथन गलत है और कथन सेकंड सत्य है। ठीक है, तो अब हमें बताना कि इसमें से कौन सा सत्य है। ऑप्शन ए कह रहे हैं कि दोनों कथन सही हैं और कथन सेकंड कथन फर्स्ट का सही स्पष्टीकरण भी है, क्योंकि गांधी जी ने यह वक्तव्य दिया था। तो जो भी दोस्त इंग्लिश मीडियम से जुड़े हुए हैं वो आप इसके ट्रांसलेशन भी देखते चलो वीडियो के साथ साथ में। हम बढ़ते हैं फिलहाल आगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह संबंधित भौगोलिक क्षेत्र से सही ढंग से मेल खाता है।
ऑप्शन ए कुकी त्रिपुरा, बी कूका पंजाब, थर्ड पाबना बिहार एंड फोर्थ पोलीगार आंध्र प्रदेश। तो नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनना है हमें। ये हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बात करें तो यहाँ पर केवल सेकेंड यानी कि सी ऑप्शन सही है। क्यों? क्योंकि कुकी विद्रोह 1917 से 1919 या एंग्लो कुकी युद्ध भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान हुए प्रमुख आदिवासी विद्रोहों में से एक था और ये मणिपुर की कुकी जनजातियों द्वारा, ठीक है, कुकी जनजातियों द्वारा प्रथम विश्व युद्ध के लिए श्रमिक कोर में उनकी जबरन भर्ती का विरोध करने के लिए किया गया था। कूका आपका आंदोलन जो है ये 1849 के बाद अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई नई राजनीतिक व्यवस्था के प्रति पंजाब में हुआ था। थर्ड भी आपका सत्य नहीं है और 4 भी नहीं है, यहाँ पर केवल आपका सेकंड सही है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित विद्रोहों को सही कालक्रम में व्यवस्थित करें। ऑप्शन ए संथाल, सेकंड है आपका कोल, थर्ड है खासी और 4 है अहोम। ठीक है, तो ये कब कब होते हैं वो हमें मिलान करके बताना है। यहाँ पर देखो, अगर बात करें यहाँ पर तो आपका प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध के बाद असम क्षेत्र में अहोम विद्रोह होता है। क्षेत्र का तो आपको पता ही है, और ये 1828 में होता है। तो 4th नंबर आपका हो जाएगा अहोम विद्रोह। ठीक है, अब 4th यहाँ भी है, 4th यहाँ भी है, थोड़ा सा मिसमैच है तो उसको मिलान करना है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा फिर 3rd खासी, फिर होगा आपका 2nd कोल और फिर 1st नंबर पे हो जाएगा संथाल। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के संदर्भ में सर ह्यूरोज ने किसी विद्रोहियों का सबसे अच्छा और बहादुर सैन्य नेता बताया था। ऑप्शन ए बेगम हजरत महल, बी नाना साहब, सी रानी लक्ष्मीबाई एंड डी है आपका लियाकत अली। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करें आप 10 नंबर में देखो, अगर बात करें तो जब 1857 का विद्रोह होता है तो उसी समय जो मेरठ से शुरू होता है उसी समय रानी लक्ष्मीबाई ने भी काफ़ी काम किए थे। तो रानी लक्ष्मीबाई के लिए ये बात कही गई थी, ठीक है, कि सबसे अच्छा और बहादुर सैन्य नेता बताया था। नेक्स्ट कह रहे हैं कि 18वीं शताब्दी के अंत में निम्नलिखित में से किसने प्रत्येक जिले में फौजदारी और दीवानी अदालतों के साथ न्याय प्रणाली को फिर से तैयार किया। ऑप्शन फर्स्ट सर जॉन शोर, बी लॉर्ड मिंटो, सी लॉर्ड डलहौजी, या डी लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। ठीक है, सॉरी वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड नहीं वारेन हेस्टिंग। तो अब हमें बताना है इसमें क्वेश्चन में कि इसका क्या सही आंसर हो जाएगा। आंसर की अगर बात करें तो 11 नंबर हमारा क्वेश्चन है, तो डी ऑप्शन कह रहे हैं कि वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, वारेन हेस्टिंग को 1772 में बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। उन्होंने 1772 में न्याय प्रणाली को फिर से तैयार किया और प्रत्येक जिले में फौजदारी या निजामत अदालत यानी कि आपराधिक और दीवानी सिविल अदालतें स्थापित की। चलिए नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित जोड़ियों का मिलान करें। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट चार्टर अधिनियम 1853, संयुक्त लोक सेवा आयोग, बी भारत सरकार अधिनियम 1858, सी भारतीय सिविल सेवा अधिनियम 1861, या डी भारत सरकार अधिनियम 1935। अब इनको इधर मिलान करना है। ठीक है, तो ये सारे अधिनियम दिए हैं और इनको मिलान करेंगे। तो कह रहे कि ए आपका चार्टर अधिनियम 1853, तो ये हो जाएगा खुली प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत। ठीक है, खुली प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत। एंड भारत सरकार अधिनियम करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ICS को योग्य भारतीयों के लिए खोल दिया गया था। ओके, अगर बात करें सी की भारतीय सिविल सेवा अधिनियम, तो ये हो जाएगा सिविल सेवा में उच्च कार्यकारी और न्यायिक पद आरक्षित, और भारत सरकार अधिनियम संयुक्त लोक सेवा आयोग। ठीक है, तो इस तरीके से बी ऑप्शन कह रहे हैं यहाँ पर आपका 12 का सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित हस्तियों में से किसे महामना के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, बी दयानंद सरस्वती, सी राजा राम मोहन राय एंड डी मदन मोहन मालवीय। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के निम्नलिखित हस्तियों में किसे महामना के रूप में जाना जाता है, ये कह रहे हैं। ठीक है, तो बात करें वैसे यहाँ पे आपको कॉमन अगर थोड़ा सा वो लगाएंगे अपना, तो डी ऑप्शन हो जाएगा मदन मोहन मालवीय। ठीक है, मदन मोहन मालवीय एक उदारवादी नेता थे और वह भारतीयों के बीच आधुनिक शिक्षा के समर्थक थे। उन्होंने 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी जिसे हम BHU कहते हैं कि सही स्थापना की थी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट ली कमीशन, बी रॉयल कमीशन, सी थर्ड हंटर कमीशन एंड 4th साइमन कमीशन। उपरोक्त में से किस आयोग ने सिविल सेवा के संबंध में सिफारिशें दी थी। अब ये 4 हमारे ऑप्शन दिए गए हैं A B C D। ठीक है, तो अब हमें बताना है कि इसमें से कौन सा आंसर सही होगा। थोड़ा सा आप वीडियो को रोक के देखें कि क्या इसमें सही होगा। 1912 में लोक सेवा पर एक रॉयल कमीशन नियुक्त किया गया और लॉर्ड एलिंगस्टन
की अध्यक्षता वाले इस आयोग में 2 भारतीय सदस्य थे, G.K. गोखले और सर अब्दुल रहीम। तो इसलिए आपका यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से युग में सही सुमेलित है? ऑप्शन ए धर्म सभा राजा राममोहन राय, बी थियोसॉफिकल सोसाइटी एनी बेसेंट, सी देव समाज शिवनारायण अग्निहोत्री, एंटी भारतीय समाज सेवक केशव चंद्र सेन। कह रहे हैं कौन से युग में सही सुमेलित है? इसमें सही सुमेलित बताना है, तो सी ऑप्शन कह रहे हैं कि आपका यहाँ पर सही सुमेलित है। ठीक है।